जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल MNB क्लासेस पे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाजनपद पे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे महाजनपद, जो 16 महाजनपद हैं उनका स्थिति इस समय वर्तमान में कहाँ पे है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहां से एक क्वेश्चन बन ही जाता है, किसी भी एग्जाम में अगर बात करेंगे तो वहां से एक क्वेश्चन अवश्य ही बन जाता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं सीधा अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखिए महाजनपद काल, अगर हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले की बात करें, जो उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बिहार में है, यहाँ पे लोहे का जब खोज हो गया तो उस लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। और यहाँ पे जो जनपद वासियों या राज्यों में जो लोग रहते थे, उन लोहे का उपयोग करने में अपना अपना काम करने लगे उपयोग करके, और इसलिए लोहे का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा होने लगी लोहे की वजह से। क्योंकि पिछले अगर हम बात करेंगे पिछली चीजों के बारे में, तो जैसे वैदिक सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता के लोग तो लोहे को जानते नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो गई। और लोहे की खोज होने की वजह से एक पूरा ही लोहे ने अपना एक अहम भूमिका अदा करने लगा। जैसे लोहे के हथियार बनने लगे जो सैनिक अपने युद्ध में प्रयोग करने लगे, और वहीं अगर किसानों को देखा जाए तो उसके अलग अलग प्रकार के औजार बनाने लगे, और उस औजारों के माध्यम से खेती होने लगी। और जब औजार के माध्यम से खेती होने लगी तो अच्छा अन्न भी पैदा होने लगा। और उससे पहले अगर वैदिक सभ्यता के लोगों को देखा जाए तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे वो अपने पास तो सैनिक रखते नहीं थे, जबकि औजार बन गई, अन्न भी पैदा होने लगा, और उसके बाद हथियार भी बनाए जाने लगे लोहे से। तो यहाँ पे राजाओं के पास अन्न ज्यादा होने लगा और वो सैनिकों को खाना दे सकते थे। इसलिए यहाँ पे अब यहाँ के राजा, मतलब महाजनपद काल से अगर देखा जाए तो यहाँ के राजा क्या होने लगे कि अपने पास सैनिक रखने लगे, और सैनिकों को खाना आराम से दिया जा सकता था। तो यहाँ पे जो लोगों की प्रतिष्ठा थी जन और कबीले के प्रति थी, वह अब जनपद और महाजनपद के प्रति होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो जन या कबीला था वो कैसे जनपद और महाजनपद में बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जन और ये थे कबीला, ये बाद में ये बड़े बड़े रूप लेने लगे और जो जनपद और महाजनपद के रूप में आने लगे। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं। तो जैसे सबसे छोटा एक क्षेत्र हुआ करता था उसका नाम कबीला, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा होता था ग्राम बोलते थे उसको, उसके बाद थोड़ा सा उससे बड़ा होता था उसको जन बोलते थे, उससे अगर कई जन मिलते थे तो जनपद बन जाते थे, और जनपद कई मिलते थे तो महाजनपद बनते थे। जैसे कबीला उस क्षेत्र को कहिए, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो गांव में उत्तर टोला पश्चिम टोला ऐसे बोल लेते हैं। तो उत्तर टोला पश्चिम टोला वो जब एक साथ मिले तो ग्राम का रूप ले लिए, और वही कई सारे ग्राम मिल गए तो जन का रूप ले लिए, और कई सब जन मिले तो जनपद, और कई जनपद मिले तो महाजनपद। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस ग्राफ से देखिए, जैसे इस ग्राफ में जो महाजनपद लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए कि महाजनपद एक देश है, और महाजनपद से छोटा अब एक देश में ढेर सारे राज्य होंगे, यानी कई सारे राज्य होंगे, तो उस राज्य को जनपद से समझिए। यानी एक महाजनपद है उसको राज्य मतलब कि एक देश समझिए, और देश से एक राज्य को यानी जनपद से समझिए, और मतलब कि जनपद है तो जनपद में ढेर सारे जिले होंगे तो जन को जिला समझिए, और एक जिला है तो जिले में ढेर सारे गांव भी होंगे, तो एक गांव भी है, मान लीजिए ये ग्राम हो गया, और उसके बाद ग्राम में एक छोटा क्षेत्र हुआ करता था उसको कबीला बोलते थे। तो इस तरह से ये महाजनपद काल बटा हुआ था, और ये कबीला से ग्राम की तरफ बढ़े, और ग्राम जब कई ग्राम मिले तो जन हो गया, और कई जन मिले तो जनपद, और कई जनपद जब मिल गए तो महाजनपद हो गए। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो महाजनपद काल है उसका स्रोत कहाँ से मिलता है, यानी कहाँ से या किस ग्रंथ से हमको मालूम चलता है कि महाजनपद की जो स्थिति थी 16 थी या 8 थी या 15 थी। तो यहाँ पे देखते हैं जो बौद्ध ग्रंथ का एक ग्रंथ था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय से ये मालूम चलता है कि 16 महाजनपद थी,
और जैन ग्रंथ का एक भगवती सूत्र ग्रंथ है, उससे भी मालूम चलता है कि जनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। तो ये यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कहां से आपको मालूम चलता है कि जनपदों की संख्या 16 थी। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से ये हमको मालूम चलता है कि जनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। अब हम आइए समझ लेते हैं कि जो उनकी वर्तमान स्थिति है, जो 16 महाजनपदों की, वो किस किस राज्य में है। तो वर्तमान में जनपदों की संख्या जो उत्तर प्रदेश है इसमें 8 है, और बिहार में 3, राजस्थान में 1, और मध्य प्रदेश में 1, और दक्षिण भारत में यानी कि अगर देख लिया जाए गोदावरी वाला क्षेत्र तो उसमें 1, और भारत के बाहर 2, यानी वर्तमान के भारत के बाहर 2। यानी उस समय तो भारत का एक अखंड भारत जब कहते थे तो उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार भी शामिल था भारत में। लेकिन इस समय की वर्तमान स्थिति देखा जाए तो इस समय में जो 16 महाजनपद के 2 क्षेत्र हुआ करते थे, वर्तमान में भारत से बाहर हैं। तो उनको आइए समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 8 हैं वो कहाँ पे हैं, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। जो बिहार में 3 है उनकी स्थिति क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 8, 3, 1, 1 और 1 और 2, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो वर्तमान में आइए उनको समझ लेते हैं। तो जैसे 16 महाजनपद हैं, तो पहला देखिए इनमें हम लोग पहले बिहार की देख लेते हैं। जो 3 बिहार में हैं स्थिति उनकी देख लेते हैं। तो बिहार में एक 3 है, तो यहाँ पे देखिए पहला है मगध, और मगध की जो उस समय राजधानी हुआ करती थी वो थी गिरिब्रज, या उसी को कहते थे राजगृह। और वर्तमान में अगर उसकी स्थिति देखा जाए तो वर्तमान में उसकी स्थिति है भागलपुर और मुंगेर। जो बिहार में इस समय वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर एक जिले हैं जो बिहार में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, यानी महाजनपद हुआ करता था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। आगे बात करेंगे अंग, तो अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अंग की राजधानी चंपा, ऐसे लिखने से क्या होगा, इसे याद हो जाएगा, क्योंकि अंग लिखने में अंग की मात्रा रही है और चंपा लिखने पर अंग की मात्रा रही है। तो अंग की राजधानी चंपा। और ये वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें तो वर्तमान में पटना और गया वाले जिले में स्थित है, जो बिहार राज्य में ही पड़ता है। तो वर्तमान में अंग की राजधानी चंपा थी, और वर्तमान में उसकी स्थिति की बात करें तो पटना और गया वाला क्षेत्र आता है। वैसे अगली महाजनपद की बात करें तो अगला महाजनपद है वज्जी, और उसकी राजधानी थी वैशाली। और वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, उसके आसपास वाले क्षेत्र जो बिहार में स्थित हैं, ये वाले क्षेत्र आते हैं। यानी वज्जी की राजधानी वैशाली। और ये 8 जनपदों का संघ था, जो प्रमुख जनपद लिच्छवी थी। ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लिच्छवी को अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया था। गणतंत्र का मतलब कि जहां राजा का पद वंशानुगत न हो, यानी वहां पे क्या हो, योग्य राजा का चुनाव होता था। तो वो वाला राज्य या जनपद कौन होता था, लिच्छवी। यानी वो किसके अंतर्गत आता था, तो वज्जी के अंतर्गत आता था। और वज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। और वर्तमान में वैशाली या मुजफ्फरपुर के आसपास वाला क्षेत्र है जो बिहार में होता है। अब देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद हैं। तो उत्तर प्रदेश में, यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक महाजनपदों की संख्या किस प्रदेश में है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। और कितने हैं, 8 हैं। और पहले महाजनपद की बात करें, यानी उत्तर प्रदेश के पहले महाजनपद की बात करें तो वो काशी, और काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। और ये अगर आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो ये तो आपको याद ही है, वाराणसी के आसपास, ये तो बहुत फेमस शहर है, इसको तो आप याद ही रखेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरे की बात करें तो दूसरा है वत्स, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और ये कौशाम्बी वाला इस समय आधुनिक क्षेत्र की बात करें तो ये प्रयागराज के आसपास पड़ता है। और प्रयागराज भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये तो बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, तो इसको तो भूलेंगे ही नहीं। अगले की बात करें तो अगला है कौशल,
और कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। और श्रावस्ती भी इम्पोर्टेंट जगह है, ये जानते ही होंगे। अयोध्या के आसपास वाले क्षेत्र जो वर्तमान में उसकी स्थिति है, जो अयोध्या के आसपास यहाँ पे भी राम मंदिर बना हुआ है, तो ये चर्चे में है। तो इसको याद ही कर लेंगे कि कौशल की राजधानी क्या होती थी, श्रावस्ती। और ये भी इसकी वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश यानी अयोध्या के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ करता था। अगले की बात करें तो अगला है मल, और मल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती। और मतलब कि कुशीनगर बुद्ध से भी संबंधित है, यानी गौतम बुद्ध से यहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो ये वाला अगर स्थिति की बात करें तो वर्तमान में इसकी स्थिति है देवरिया गोरखपुर के आसपास वाले क्षेत्र जो पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे इस समय वर्तमान की उसकी स्थिति है। यानी मल की राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर को कोरिलेट कर लेंगे गौतम बुद्ध से, क्योंकि गौतम बुद्ध की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। अगले की बात करें तो अगला है पंचाल, और पंचाल की राजधानी, अब यहाँ पंचाल दो हिस्सों में बटा था, एक उत्तरी पंचाल और एक दक्षिणी पंचाल। तो जो उत्तरी पंचाल था उसकी राजधानी थी अहिछत्र, और जो दक्षिणी पंचाल थी उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। और दोनों की इस समय यानी वर्तमान इनकी स्थिति की बात करें तो इस समय की वर्तमान स्थिति है जो बरेली जिला है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस समय की वर्तमान इसकी स्थिति है। अगर अगले की बात करें तो अगला है चेदी, और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। और शक्तिमती जो इस समय वर्तमान अगर की स्थिति की बात करें अगर चेदी वाले की, तो वो है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड वाला हिस्सा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगले की बात करें तो अगले राजधानी है कुरु। जो कुरु राजधानी मतलब कि कुरु महाजनपद है, उसकी राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ। और ये आधुनिक में बात करें तो ये मेरठ, दिल्ली, हरियाणा वाली स्थिति है, जो ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है। और ये महाभारत में इनका नाम भी चर्चित होगा, सुने होंगे, इंद्रप्रस्थ, जिसके लिए दुर्योधन और पांचों भाइयों यानी पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे देख लेंगे कुरु वाला क्षेत्र में ही लड़ाई हुआ करती थी। तो कुरु और इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र होता है, तो इसको याद रखेंगे कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगले की बात करें तो अगला है सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और वर्तमान में भी मथुरा वाला ही स्थिति है, यानी मथुरा वाला जिला, और ये उत्तर प्रदेश में ही है। तो उम्मीद करते हैं सारे उत्तर प्रदेश की जो महाजनपद स्थित है उत्तर प्रदेश में और उनकी राजधानी थी वो आपको समझ में आ चुकी होगी, उनकी वर्तमान जो स्थिति है वो भी, और उनकी क्या क्या राजधानियां थी वो भी। आगे बात करेंगे अवंती। तो अवंती भी दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की बात करें तो उत्तरी अवंती का क्षेत्र मतलब राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। और इनका वर्तमान अगर स्थिति देखा जाए तो मालवा का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में, हम लोग मालवा का पठार भी पढ़े थे हिमालयन क्षेत्र में, तो वहां पे नीचे प्रायद्वीपीय भारत जब पढ़े थे तो उसमें पठार को भी कवर किए। तो मालवा क्षेत्र या मालवा का पठार मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहां पे महाजनपद कौन थी स्थित, अवंती, और उसकी राजधानी यानी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती। अगले महाजनपद की बात करें तो अगला महाजनपद था मत्स्य, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। जो वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो जयपुर, अलवर जो राजस्थान में आता है, तो राजस्थान का यही एक महाजनपद है जो मत्स्य है, और इसकी राजधानी विराटनगर। और वर्तमान की स्थिति कहाँ पे है इसकी, तो जयपुर वाला जिला या अलवर वाले क्षेत्र के आसपास जो राजस्थान में पड़ता है। और अगले की बात करें जो दक्षिण भारत में था उसका नाम है अस्मयक, और इसकी राजधानी थी पोतन या पोटली, जो गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास वाला हिस्सा हुआ करता था, जो दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद हुआ करता था। तो इस दोनों को याद रखेंगे कि यहाँ पे राजस्थान में भी एक है और दक्षिण भारत में भी एक है, और उत्तर प्रदेश में 8 है और बिहार में 3 है, और जो भारत से बाहर 2 हैं उनको देख लेते हैं। तो जो भारत से बाहर 2 हैं वो था गांधार, और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला।
और ये वर्तमान में अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये है रावलपिंडी और पेशवार, जो वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, जो गांधार थी उसकी राजधानी थी तक्षशिला, और ये वर्तमान में स्थिति इनकी रावलपिंडी पेशवार, जो पाकिस्तान में पड़ता है। अगले महाजनपद की बात करें तो अगला महाजनपद था कंबोज, और इसकी राजधानी थी हाटक। और आधुनिक अगर इसकी स्थिति की बात करें, यानी कंबोज या हाटक जो राजधानी थी, इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये वर्तमान की स्थिति उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र, और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और अफगानिस्तान में, ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान में है। वैसे उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी हुआ करता था, जो कंबोज महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। और कंबोज की वर्तमान राजधानी क्या है? हाटक। तो उम्मीद करते हैं ये 16 महाजनपद आपको समझ में आ चुका होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को तेज मोड में अवश्य करके देख लेंगे, और बाकी आपको जरूर समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।